यूपीएससी साइंटिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम 22 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि क्षणिक चंद्र परिघटना। ये मुख्य रूप से जो चंद्रमा है उस पर एक घटना होती है जिसे ट्रांजिएंट लूनर फिनोमेना कहते हैं। टीएलपी के बारे में बात करेंगे। उसके पश्चात हम देखेंगे इथेनॉल के प्रति आकर्षण। ये मुख्य रूप से मानव और बंदर दोनों में इथेनॉल के प्रति आकर्षण, जो इथेनॉल के अंदर अल्कोहल होता है तो उसके प्रति आकर्षण है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रेयर अर्थ मेटल्स और क्रिटिकल मेटल्स, इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों क्या होते हैं, और हाल ही में यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डील हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे सीबीआई। आपने न्यूज़ में कवर किया था कि करूर जो साउथ के अभिनेता है वहाँ पर एक रैली हुई थी, उसमें भगदड़ मच गई थी। उस भगदड़ की जो जांच है वो एक एसआईटी कर रही थी। अब वो एसआईटी से जांच आ गई है सीबीआई के पास, तो उसके बारे में कुछ कंसर्न है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। फिर भारतीय विदेश नीति है, क्या अब उस प्रासंगिकता खो रही है, क्योंकि वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो बदलाव आ रहे हैं उसके समक्ष भारतीय विदेश नीति कई मौक़ों पर विफल साबित होती दिख रही है, तो उसके बारे में एक ओपिनियन है। फिर हम सोचना जरूरी है सेगमेंट के साथ इसे कंप्लीट करेंगे। ट्रांजिएंट लूनर फिनोमिना यानी क्षणिक चंद्र परिघटना, इसको हम ज्योग्राफी में भी कवर कर सकते हैं और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी पार्ट है, क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन है वो मुख्य रूप से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कवर किया जाता है। अब देखें तो होता क्या है टीएलपी, यानी चंद्रमा की सतह उस पर प्रकाश, रंग या धुंधलेपन में होने वाले जो अल्पकालिक परिवर्तन है उसको टीएलपी कहते हैं, जिसमें प्रकाश की अजीब चमक से लेकर धुंधली चमक या असामान्य रंग के धब्बे होते हैं। और चंद्रमा पर ये लगभग पूरे चंद्रमा पर पाया जाता है टीएलपी, लेकिन कुछ इसके सक्रिय क्षेत्र हैं जैसे एरिस्टार्कस और प्लेटो क्रेटर, यहाँ पे ये अधिक मात्रा में टीएलपी दिखता है और ये कुछ सेकंड से लेकर कई घंटों तक रह सकता है और फिर गायब हो जाता है। और इसलिए धरती पर देखने पर चंद्रमा का जो स्वरूप है वो अलग अलग तरह का दिखाई देता है। इसके कारण क्या है टीएलपी के? छोटे छोटे उल्कापिंड टकराने से, या चंद्रमा की सतह के नीचे जो फंसी हुई गैसें हैं जैसे रेडोन और आर्गन है उनके बाहर निकलने के कारण, या गुरुत्वाकर्षण तनाव या सतह के गर्म होने के कारण। और कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जो टेक्टोनिक गतिविधि होती है, लूनर टेक्टोनिक एक्टिविटीज, उसके संकेत भी हो सकते हैं। और कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक घटनाएं, जैसे चंद्रमा की धूल है वो आवेशित होकर चार्ज होकर ऊपर उठती है, उससे भी ये टीएलपी क्रिएट हो सकता है। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि टीएलपी क्या होता है। इसके साथ आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान रख सकते हैं, टाइडल लॉकिंग। टाइडल लॉकिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि चंद्रमा है उसकी परिक्रमण और परिभ्रमण, यानी रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों की जो स्पीड है वो सेम है, यानी चंद्रमा अपने एक्सिस पर और अपनी परिधि पर, यानी परिक्रमण काल दोनों एक ही समय है, तो इसलिए हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। इथेनॉल के प्रति आकर्षण हुआ यूं कि जो चिंपैंजी हैं वो पके हुए फलों से रोजाना लगभग 2 कॉकटेल जितना एथेनॉल ग्रहण करते हैं। मतलब यही है कि चिंपैंजी रोज 2 पैक लगा लेते हैं। ये इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव में ये साइंस एंड टेक में कवर होगा। और वही इन्वायरमेंट के अंदर जो ह्यूमन और इन्वायरमेंट एनिमल रिलेशन है, ये इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव में भी कवर होगा ये टॉपिक। अब इसमें मुख्य इशू क्या था कि इथेनॉल है वो मानव और बंदर उन दोनों के विकास को समझने में काफ़ी सहयोगी है। लेकिन पहले देखते हैं कि इथेनॉल होता क्या है, क्योंकि आजकल तो बहुत सुनने को मिलता है इथेनॉल इथेनॉल, और जब से ये ग्रीन फ्यूल की बात करते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं, तो इस पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो इथेनॉल है वो एक तरह से एल्कोहल है, उसका ही एक प्रकार है। ये रिन्यूएबल है, नवीकरणीय है, पारदर्शी है, रंगहीन है और तरल है। इसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। ये कैसे बनता है? जो पौधे होते हैं जैसे गन्ना है, मक्का, या जो भी बायो यानी जैविक घटक है, जैविक घटकों का किण्वन यानी उनको सड़ाने से, फर्मेंटेशन की प्रोसेस से निर्मित होता है। इसका रासायनिक सूत्र है C2H5OH और इसका उपयोग करते हैं सामान्यतः गैसोलीन, यानी गैसोलीन को पेट्रोल भी कहते हैं,
अमेरिका में गैसोलीन कहा जाता है और यूके सहित बाकी दुनिया में इसको पेट्रोल कहा जाता है, उसमें मिलाकर इसका प्रयोग किया जाता है। और जो गैसोलीन है, पेट्रोल है, वो पेट्रोकेमिकल उत्पाद है। पेट्रोकेमिकल क्यों है? जो समुद्र से, जो भूगर्भ से या समुद्र से जो क्रूड ऑयल निकलता है, जो पेट्रोलियम निकलता है, उसके माध्यम से रिफाइनिंग की प्रोसेस से उसे गैसोलीन या पेट्रोल प्राप्त होता है। वहीं जो इथेनॉल है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है, जो जैविक उत्पाद है उनसे प्राप्त होता है। तो सामान्यतः क्या होता है कि इन दोनों को मिश्रित करके, आपने प्रोग्राम सुना होगा इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, ईबीपी, ये 2003 से चल रहा है और वर्तमान में हम लगभग 20% के लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं, जो पेट्रोल में मिक्स करके। तो इसे पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जाता है, तो इसलिए इथेनॉल है उसका प्रयोग एक ईंधन के रूप में भी किया जाता है। अब बात करें शराब की, तो शराब में जो इथेनॉल की मात्रा होती है वो 4 से लेकर 40% तक होती है। कई लोग थे जो कोविड-19 के टाइम सैनिटाइजर थे, उसके अंदर इथेनॉल की मात्रा 70-80, यहाँ तक कि कुछ में 100% के आसपास भी होती है। तो बहुत सारे लोगों ने इसे इथेनॉल को ही पी लिया था, जिससे उनकी डेथ भी हो गई। तो जो 4% है वो सामान्यतः बियर वगैरह में होता है और 40% है वो वोदका और रम में अल्कोहल की मात्रा होती है। इससे अधिक मात्रा की अल्कोहल सामान्यतः उपयोग में नहीं ली जाती। अब बात करें कि जो इथेनॉल के प्रति आकर्षण का जो मेन टॉपिक था वो क्या है, कि इथेनॉल है उसके प्रति जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, वो पशु और मानव दोनों के विकासवादी इतिहास में गहराई से समाया हुआ है। डॉक्टर डडली, इन्होंने 2014 में पहली बार शराबी बंदर की परिकल्पना प्रस्तुत की थी, क्योंकि चिंपैंजी है और मानव है, इन दोनों का डीएनए लगभग 98.88 साझा डीएनए है। मतलब इंसान का डीएनए और चिंपैंजी के डीएनए में लगभग 98.8% सिमिलरिटीज़ है। तो इसलिए अगर हम मानव के आहार सिस्टम का अध्ययन करें तो चिंपैंजी के आहार सिस्टम से मिलता जुलता उसी से विकसित हुआ है। और ऐसा माना भी जाता है कि उनका आहार भी हमारे पिछले सामान्य पूर्वज के आहार जैसा ही है। चिंपैंजी के अल्कोहल सेवन का अनुमान लगाकर शोधकर्ता हमारे पूर्वजों के आहार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और चिंपैंजी होते हैं वो एक दूसरे के साथ किण्वित फल साझा करते हैं, और मनुष्यों के द्वारा जो एकत्रित की गई जो किण्वित ताड़ होती है उस तक पहुंचने के लिए पत्तियों या औजारों का प्रयोग करते हैं, जो ये दिखाता है कि इथेनॉल के प्रति जो उनका आकर्षण और सहनशीलता है उसका एक इंडिकेशन भी देता है। तो मतलब मानव और चिंपैंजी दोनों को ही इथेनॉल और शराब तो चाहिए, ठीक है, और ये बताता भी है कि इन दोनों में कोई संबंध है। तो मोटा मोटी ये पशु और मानव के विकासवादी इतिहास का एक शॉर्ट डिस्कशन था। आपको इथेनॉल के बारे में जानकारी रखनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक सेपरेट प्रश्न बन सकता है कि इथेनॉल क्या है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, वो रंगहीन है या रंग युक्त है, ये सारी चीज़ें, उसको किसके साथ मिक्स किया जाता है, पेट्रोल को गैसोलीन भी कहा जाता है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यूएस ऑस्ट्रेलिया रेयर अर्थ डील, जो रेयर अर्थ डील है, रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, और अभी हाल ही में चीन ने रेयर अर्थ मेटल पे बैन लगा दिया था एक्सपोर्ट पे। और जब से उसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा है तो अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं उनमें काफ़ी बेचैनी भरा माहौल है, क्योंकि चीन का लगभग 90% जो रेयर अर्थ मेटल्स और क्रिटिकल मेटल्स है उस पर उसका कंट्रोल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेयर अर्थ मेटल्स और क्रिटिकल मेटल्स में क्या फ़र्क है। रेयर अर्थ मेटल्स और क्रिटिकल मेटल्स, सामान्यतः जब बातचीत करते हैं तो इन दोनों को एक ही रूप में ले लिया जाता है कि दोनों एक ही तो होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो क्रिटिकल मेटल्स होते हैं, लेकिन सभी क्रिटिकल मेटल्स हैं वो रेयर अर्थ मेटल्स नहीं होते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये है रेयर अर्थ मेटल, और ये जो बड़ा सर्कल है वो है क्रिटिकल मेटल्स। तो सभी क्रिटिकल मेटल्स हैं वो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, लेकिन सभी क्रिटिकल मेटल्स हैं वो रेयर अर्थ मेटल्स नहीं हैं। अब बात करते हैं REM यानी रेयर अर्थ मेटल, दुर्लभ मृदा धातु हैं। ये वैज्ञानिक और रासायनिक समूह है जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 17 तत्व एलिमेंट्स का एक विशिष्ट सेट है, उसी को रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है, जिसमें 15 लेंथेनाइड्स हैं और 16 और 17वें नंबर पर स्कैंडियम और येट्रियम है। इनको दुर्लभ क्यों कहा जाता है?
क्योंकि एक तो पहली बात ये पृथ्वी पर काफ़ी कम मात्रा में है, दूसरा इनका खनन करना और इनको शुद्ध रूप में निकालना बहुत महंगा है और प्रदूषण फैलाने वाला है। एग्जाम्पल क्या है? वही नियोडिमियम, प्रोमेथियम और येट्रियम। वही क्रिटिकल मेटल्स की बात करें तो ये वे धातु होते हैं जो किसी देश की अर्थव्यवस्था में, राष्ट्रीय सुरक्षा में और टेक्नोलॉजी जैसे ग्रीन एनर्जी और डिफेंस उसके लिए बेहद आवश्यक हैं, लेकिन उनकी सप्लाई चेन में काफ़ी रिस्क होता है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देश के लिए बहुत ज़रूरी है, बैटरी बनाने के लिए, इंटीग्रेटेड चिप सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए, मिसाइल बनाने के लिए, और उनके सप्लाई का भी काफ़ी जोखिम है क्योंकि कुछ ही देशों के पास मिलता है, कुछ ही देश प्रोसेस करते हैं, जैसे चीन। उदाहरण क्या है इसका? जैसे लिथियम है, कोबाल्ट है, ग्रेफाइट है, निकल है, और प्लस जो 17 रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो भी क्रिटिकल मेटल्स का पार्ट है। अब हम देखेंगे कि जो डील हुई है दो देशों के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में, उसके क्या प्रभाव होंगे। तो ये लगभग $3 बिलियन का एक बड़ा समझौता है। उद्देश्य है कि जो रेयर अर्थ मेटल्स है और क्रिटिकल मिनरल्स है उनके खनन और प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करना, यानी उनकी माइनिंग एंड प्रोसेसिंग को फंडिंग करेंगे, और जो रेयर अर्थ की सप्लाई चेन पर जो चाइना का प्रभाव है, दबदबा है, उसको कम करना। और ट्रंप ने यह दावा किया था कि समझौते के 1 साल के भीतर क्रिटिकल मिनरल्स इतने सस्ते हो जाएंगे, और मजाक में यह भी बोल दिया कि उनकी कीमत $2 रह जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह समझौता काफ़ी अच्छा है, लेकिन 1 साल वाली बात व्यावहारिक नहीं है, अवास्तविक है। और मौजूदा स्थिति हमने बात करी है कि अमेरिका और पश्चिमी देश चिंतित है कि चाइना ने बैन लगाया है, और ये बात अवास्तविक क्यों है? क्योंकि चीन का दबदबा इतने आसानी से टूटेगा नहीं। इसकी जो रेयर अर्थ मेटल्स और क्रिटिकल मेटल्स की जो इंडस्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट में काफ़ी समय लगता है, और असली ताकत है वो खनन में नहीं है बल्कि इसकी रिफाइनिंग में है, और चीन है वो रेयर अर्थ मेटल की 90% रिफाइनिंग को कंट्रोल करता है। तो इतनी आसान बात नहीं है, हो सकता है इसमें 5 से 7 वर्ष लग जाए। अब एक इशू प्राइस फ्लोर का भी है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। अब सरकारें सुनिश्चित करेगी कि कीमत निश्चित स्तर से नीचे नहीं गिरे, ठीक है, लेकिन चीन की जो सस्ती कीमत है उसके साथ मुकाबला करना भी मुश्किल होगा। कैसे जो अमेरिका की जो मार्केट्स था मोबाइल वगैरह का, अन्य साउथ कोरिया का मार्केट्स था सैमसंग के माध्यम से, उस सबको कैसे चाइना ने बीट किया, ओप्पो, वन प्लस, इन सब के माध्यम से। तो हम देख सकते हैं कि जो प्राइस फ्लोर का इशू है ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चेंजिंग फैक्टर होता है इन सब चीज़ों के अंदर। इस आर्टिकल में मेनली इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट किया, बस इतनी सी बात याद रह जाए तो बहुत है। लेकिन साथ में हमें रेयर अर्थ मेटल्स और क्रिटिकल मेटल्स के अंदर डिफरेंस है वो अच्छे से याद होना चाहिए। एक MCQ बन सकता है और उसमें एसेसन और रीजनिंग कथन कारण के रूप में, या फिर कथन 1 और कथन 2 के अंदर दोनों की इन्फॉर्मेशन को रिवर्स करके दिया जा सकता है, या फिर एक स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन सही रहेगी दूसरे की गलत रहेगी। तो दोनों के जो कीवर्ड्स है डिफरेंस के वो हमें याद रखने हैं। अब बात करेंगे CBI की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जो मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कंट्रोल में काम करती है, और दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत शक्तियाँ प्राप्त करती हैं, और सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का प्रयोग करके CBI जांच का आदेश भी देते हैं। हाल ही में चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने करूर भगदड़ के मामले में जो राज्य में जो SIT बनी थी उससे जांच है वो CBI को ट्रांसफ़र कर दी है, जिस पर राइटर ने प्रश्न चिन्ह लगाया है। उनका ये मानना है कि न्यायिक रूप से कमज़ोर और स्थापित कानूनी सिद्धांतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठाया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार है वो क्या है? राजनीतिक दखलंदाजी की आशंका है। इस आशंका के मात्र से कोई जांच CBI को नहीं दी जा सकती। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जो SIT बनी थी वो राज्य सरकार नहीं बनाई थी, वो जो हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट, उसने बनाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि हाई कोर्ट की बनाई हुई समिति पे भरोसा नहीं है SIT पे, तो ये काफ़ी इस जो CBI जांच का आदेश है उसको काफ़ी इस पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने पूर्व में कहा है कि CBI जांच का जो आदेश है वो नियमित तरीके से यानी रूटीन मैनर में नहीं दिया जा सकता, बल्कि इसे अंतिम उपाय यानी मेजर ऑफ लास्ट रिसोर्ट और एक्सेप्शनल सिचुएशन यानी असाधारण परिस्थितियों में भी दिया जाए। और वो कौन सी असाधारण परिस्थितियां हैं उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में एक्सप्लेन किया है, कि जैसे कि राज्य की जांच प्रक्रिया से अखंडता से समझौता हो रहा हो,
या फिर राज्य पुलिस है वो जांच बेईमान या दुर्भावनापूर्ण यानी डिसऑनेस्ट और मेलाफाइड लगे राज्य की जांच, या मामले में उच्च रैंक वाले अधिकारी या फिर राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोग शामिल हो, या फिर राज्य पुलिस जांच बहुत धीमी दर से कर रही हो। और करूर मामले में तो एसआईटी खुद हाईकोर्ट ने बनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने पक्षपात का कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं दिया। और साथ ही क्या सीबीआई वो क्या राज्य के प्रभाव से मुक्त है, क्योंकि सीबीआई पर राजनीतिक नियंत्रण के आरोप लगते हैं। उसे पिंजरे में बंद तोता भी कहा गया था 2G स्पेक्ट्रम के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये भी उसके सामने एक चुनौती है, क्या सीबीआई भी सही से जांच कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और इसके साथ एक इश्यू और अराइज होता है, वो होता है फेडरलिज्म का। भारत में संघवाद है। संघवाद शब्द का मतलब क्या होता है, जो शक्ति है उसका ऊर्ध्वाधर विभाजन होता है। कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास होती है यानी संघ सरकार के पास होती है, और कुछ राज्य सरकार के पास होती है। जो शक्ति का ये जो ऊर्ध्वाधर विभाजन है, इसके लिए विभाजन शब्द का यूज करते हैं, ध्यान रखना है। इसके लिए शक्ति का बंटवारा नहीं करते। बंटवारा होता है वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में होता है, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में और जुडिशरी में होता है। विभाजन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो भारत में जब पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है, और पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि उसके अधिकार क्षेत्र में जो अपराध है उसकी जांच करना, और सीबीआई केवल असाधारण परिस्थितियों में ही जांच करे क्योंकि राज्य पुलिस का विषय है। और जहाँ तक बात करें सामान्य सहमति की, जनरल कॉन्सेंट की, तो इस जनरल कॉन्सेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी सीबीआई है किसी भी राज्य में तभी कार्यवाही करेगी तब राज्य सरकार उसको सहमति देगी। सामान्यतः क्या होता है कि राज्य सरकारें सीबीआई को सहमति दे देती है। किसी बार हर मामले में राज्य सरकार से सीबीआई को सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हाल ही में हमने देखा है कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है उसके विपरीत जिन विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों के अंदर राज्य सरकारें सामान्य सहमति ले लेती है सीबीआई से। तो फिर बाद में क्या होता है कि सीबीआई राज्य सरकार की सहमति के बिना जांच नहीं कर पाती उसमें, और राज्य सरकार की सहमति के बिना सीबीआई तभी जांच कर पाएगी जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने सीबीआई को ऐसे करने के लिए बोला है। और तमिलनाडु में वर्तमान में डीएमके की सरकार है, और तमिलनाडु ने सामान्य सहमति है वो 2023 में ही वापस ले ली थी। तो एक तरह से ये राजनीतिक दखल अंदाजी जैसा अस्पष्ट कारण बताकर राज्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है, और जिसको संघवाद से राइटर ने जोड़ा है। साथ ही निगरानी समिति का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की निगरानी के लिए जस्टिस अजय रस्तोगी की एक समिति भी बनाई है, और इस समिति का कोई कानूनी आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर कई सारी समितियां बना देता है जिस पर बार प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि उनका कानूनी आधार क्या है। कई समितियां, कई डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 142 के अंतर्गत आते हैं, जो कि कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय स्थापना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आदेशों में जो समितियां बनती हैं वो उन पर कोई कानूनी आधार नहीं होता। इसका उदाहरण हाल ही में देखा था हमने, जो जस्टिस वर्मा थे, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो उन पर भी सुप्रीम कोर्ट की एक समिति ने जांच की थी। लेकिन उस समिति का क्या लीगल बेकिंग था, उसके लिए क्या विधिक प्रावधान था, इसके बारे में एक अस्पष्टता बनी हुई है। अतः स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई को ऐसी संस्था नहीं मानना चाहिए कि वो हर तरह की जांच सीबीआई को सौंप दे। उससे सीबीआई काम भी नहीं कर पाएगी, और राज्य पुलिस है उस पर भी एक विश्वास क्रिएट नहीं होगा लोगों का, और साथ ही संघवाद है यानी केंद्र और राज्य संबंध है, उनको भी ये प्रभावित करता है। अब बात करेंगे भारतीय विदेश नीति से संबंधित एक ओपिनियन की। इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि जो राइटर हैं, जो भारत के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रह चुके हैं, और वो हमेशा एक हॉलिस्टिक यानी एक ब्रॉड अप्रोच पे आर्टिकल लिखते हैं। वो कभी किसी एक फोकस इशू पे, माइक्रो लेवल पे कोई आर्टिकल नहीं लिखेंगे। उनकी जो भी थीम होगी वो हमेशा मैक्रो होगी। अभी भी उन्होंने भारतीय विदेश नीति को फोकस किया है, और उन्होंने ये बताया है कि भारत की जो विदेश नीति है, जो न्यू ग्लोबल रियलिटीज़ है, इमर्जिंग एंड न्यू ग्लोबल रियलिटीज़ है, उसके साथ तालमेल स्थापित नहीं कर पा रही है, विफल हो रही है। और उसके परिणाम स्वरूप जो भारत है वो पूरी दुनिया में, और यहाँ तक कि अपने पड़ोस में एक तरह से फ्रेंडलेस और इरिलेवेंट यानी मित्रहीन और अप्रासंगिक हो रहा है। और भारत के लिए वो कहते हैं कि आवश्यक है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, जो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और इस वजह से भारत का ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी जो विश्वास की कमी है वो भी बढ़ रही है। और भारत में जो विदेश नीति निर्माता है वो अभी भी 1930, 40, 50 के दशक की पारंपरिक सोच में फंसे हुए हैं। लेकिन वर्तमान का जो ट्रंप का एरा है उसमें मल्टीलेटरलिज्म यानी बहुपक्षवाद है, उसका पतन हो चुका है, और नई वास्तविकताओं को स्वीकारना बेहद आवश्यक है।
वो कुछ एग्जाम्पल्स भी देते हैं कि भारत की भू राजनीतिक अप्रासंगिकता के, कि भारत शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से होने के बावजूद भी भू राजनीतिक प्रासंगिकता है वो खो रहा है। यानी हम वर्ल्ड की एक तरह से लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और टॉप 5 इकोनॉमीज में भी आते हैं, लेकिन फिर भी जो जियो पॉलिटिकल रिलेवेंस है वो हम खो रहे हैं। और दुनिया भर की जो घटनाएं हैं उसमें भारत को एक आउटलायर यानी अलग थलग देखा जा रहा है। एक एग्जाम्पल वो देते हैं पश्चिम एशिया का, जो गजा के अंदर शांति समझौता हुआ वर्तमान में, इसमें अमेरिका, तुर्की, मिस्र और कतर जैसे देशों ने मिलकर संपन्न करवाया था। और जो शर्म अल शेख में समझौता हुआ था उसमें विश्व के लगभग सभी महत्वपूर्ण देशों के प्रतिनिधित्व था, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गए थे। उन्होंने विदेश मंत्री को भी नहीं, विदेश राज्य मंत्री को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था। और भारत इस पूरी प्रक्रिया से बाहर रखा गया या खुद रहा, लेकिन इन सब का परिणाम क्या हुआ? भारत की प्रासंगिकता कम हुई है। और चिंता की बात यह है कि तुर्की, जो कि भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख रखता है, उस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। मतलब भारत अपनी जगह छोड़ रहा है और भारत की जो जगह भरने वाले देश है वो भारत के शत्रु देश है एक तरह से, तो इसका ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरा एग्जाम्पल वो कहते हैं कि जो नेपाल में जेनजी रिवोल्यूशन हुआ था उसमें भी भारत ने एक तरह से मुख दर्शक की भूमिका निभाई, लेकिन भारत को अपने जो महत्वपूर्ण हित वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे भारत की विदेश नीति को गहराई और सक्रियता की जरूरत है। और एक तरह से राजनीतिक अलगाव है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि भारत की छोड़ी हुई जगह कौन भर रहे हैं? तुर्की जैसे देश जो भारत के लिए फ्रेंडली नहीं है। और साथ ही सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच में हाल में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। प्रधानमंत्री की मिडिल ईस्ट में काफ़ी सारी विजिट्स होती है, उसको देख के लगता है कि भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जब से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में ये एक तरह से एक कलेक्टिव एग्रीमेंट हुआ है सिक्योरिटी के लिए, तब से कंसर्न जताया जा रहा है कि भारत की विदेश नीति इस क्षेत्र में फेल हो रही है। और चीन के साथ भी जो हमारी शांति है वो काफ़ी दिखावटी है। इसके लिए लेखक नाम देते हैं ब्रोमांस। यानी तियानजिन में जो एससीओ की मीटिंग हुई थी भी हालिया, उसमें प्राइम मिनिस्टर गए थे और काफ़ी अच्छी बात हुई थी, लेकिन उसमें भी ईमानदारी की काफ़ी कमी बताते हैं, क्योंकि गलवान की घटना को छोटी मोटी घटना मानकर नजरअंदाज करना सही नहीं है। हकीकत में जमीनी स्तर पर कुछ बातें बदली नहीं, जैसे सीमा विवाद हमारा जस के तस बना हुआ है और चीन अपने प्रभाव में लगातार वृद्धि कर रहा है और चाइना लेड जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो उभर रहा है, और ये सब भारत के लिए चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। और साथ ही अन्य पड़ोसियों से चुनौतियां हैं, जो चाइना और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो संघर्ष है वो भी भारत के लिए चुनौती प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि जैसे ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और फिर उन दोनों में एक तरह से संघर्ष छिड़ गया था। और इस संघर्ष के अंदर भी मध्यस्थता में भारत की किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं थी और कतर और तुर्की की भूमिका थी। तो देख सकते हैं कि दक्षिण एशिया में भी कैसे अन्य देशों का हस्तक्षेप हो रहा है और भारत दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी होने के बावजूद कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा है। साथ ही बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की जैसे तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से फ्रेंडली रिलेशन नहीं है। नेपाल में भी भारत के प्रति जो शत्रुतापूर्ण माहौल देखने को मिलता है, और श्रीलंका के साथ जो भारत के संबंध है वो एक तरह से पहले बने हुए हैं। ऐसे लगता है कि श्रीलंका के साथ भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे चीन का इतना हस्तक्षेप है कि उनमें कभी भी बदलाव आ सकता है। अब आगे की राह में देखें तो एक तरह का वेकअप कॉल है, किसके लिए? भारत के लिए। और हमें समझना है कि सतत सतर्कता है वही स्वतंत्रता की कीमत है। अगर हम सतर्क नहीं है तो ये हमारे लिए भविष्य के लिए, हमारे विदेश नीति के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा। और अनूठी सभ्यता की रक्षा करने के लिए और अपनी विदेश नीति में तत्काल और मौलिक बदलाव करने की बेहद आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे सोचना जरूरी है सेगमेंट में, जो H1B वीज़ा है। हमने कल दूर दक्षिणपंथी की बात की थी, उसके अंदर था कि जो दक्षिणपंथी देश होते हैं वो जो आवर्जन नीतियां हैं, इमिग्रेशन पॉलिसीज है, उनको टाइट करते हैं कि प्रवासी उनके देश में नहीं आए। उसी श्रृंखला में ट्रंप ने H1B वीज़ा है उसके शुल्क में बढ़ोतरी की थी, और अब उन्होंने कुछ ढील दी है कि जो बढ़ोतरी है, जो उन्होंने क्या किया था, H1B वीज़ा के लिए $1,000 जो थी वीज़ा फीस थी, उनको बढ़ाकर उन्होंने 1 लाख कर दिया था। अब उन्होंने ये बोला है कि जो जिनको ऑलरेडी यूएस का वीज़ा है, अगर अपने वीज़ा का स्टेटस चेंज करते हैं, स्तरीय परिवर्तन करते हैं, तो उन पर ये बढ़ी हुई फीस लागू नहीं होगी। दूसरा बिंदु ये है कि दिल्ली में जो वायु गुणवत्ता है वो काफ़ी ख़राब हो गई है और 5 साल के निचले स्तर पर चली गई है, और PM 2.5 है वो 400 माइक्रोग्राम से ऊपर पहुंच गया। वहीं AQI 300 से पार हो गया और जो लेवल है वो बहुत ख़राब हो गया। और इस सब का दोष किसको दिया गया? पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है उसको दिया गया, लेकिन ये सही नहीं है। अगर फैक्ट को देखें तो पंजाब में पराली के साथ जो दीपावली पे दिल्ली में जो फटाके फोड़े गए उसका भी काफ़ी योगदान था। जो मंत्री और नेता है वो एक तरह से बचाव कर रहे हैं कि इसका कोई हमारा योगदान नहीं है इसमें, लेकिन वास्तविक बात है कि पंजाब की पराली जलने के साथ साथ फटाकों को भी बेहद बड़ा योगदान है इसमें। अब बात करेंगे FDI की, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
जैसे क्या होता है, एफडीआई क्या होता है, एक तो हमें ध्यान रखना है कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं, बीओपी। बीओपी क्या होता है, एक देश का खाता होता है, देश में कुछ पैसा आता है और कुछ देश में से पैसा जाता है, तो प्लस माइनस चलता रहता है। एफडीआई मतलब देश के अंदर कुछ लोग निवेश करते हैं तो एफडीआई कुछ माइनस प्लस भी होता है, लेकिन कुछ एफडीआई वापस भी जाता है तो वो आउटफ्लो होता है, इनफ्लो आउटफ्लो चलता रहता है। और जो इनफ्लो आउटफ्लो के बाद जो एफडीआई भारत में रह जाता है उसी को बोलते हैं शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और ये जो नीचे डेटा देखेंगे हम 2024 की तुलना में है, क्योंकि हमेशा इकोनॉमी में डेटा होते हैं वो एक तरह से बेस ईयर या फिर जो लास्ट ईयर के रेफरेंस डेटा उसके साथ एसोसिएट करके देखे जाते हैं। और इसमें ये है कि जो अगस्त 2025 है उसमें अगस्त 2024 की तुलना में जो नेट एफडीआई है उसमें 159% की गिरावट आई है। ये काफ़ी डराने वाले आंकड़े हैं, लेकिन अगर मोटा मोटी देखें तो अप्रैल से अगस्त 2025 और अप्रैल से अगस्त 2024 को तुलना करें तो उसमें 121% की बढ़ोतरी हुई है। ये एक महीने के अंदर गिरावट है हुई है, इसके भी देखना जरूरी है, लेकिन अल्पकाल में ये नुकसानदायक है, लेकिन दीर्घकाल में देखा जाए तो आंकड़े अभी पॉजिटिव हैं। अब ये 121% कैसे बढ़ा, तो उसका क्या, एक तो हमारा एफडीआई का इनफ्लो है ना, ग्रोस इनफ्लो है वो 18.2% बढ़ गया, और आउटफ्लो है वो 6.1% कम हो गया। इस वजह से जो एफडीआई है, जो नेट एफडीआई है हमारा, जो अप्रैल टू अगस्त 2025 में लगभग 121% बढ़ा है। अब काबुल अफगानिस्तान की राजधानी, उसमें जो हमारा तकनीकी मिशन था उसको हमने दूतावास यानी एम्बेसी में अपग्रेड कर दिया तुरंत प्रभाव से। अफगानिस्तान में 2021 में सत्ता में बदलाव आया था, तालिबान ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी और 15 अगस्त के दिन ये घटना हुई थी। उसके बाद से भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद कर दिया था और तकनीकी मिशन प्रारंभ कर दिया था। लेकिन हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री उनकी भारत की यात्रा की उन्होंने, और उस यात्रा के पश्चात भारत ने उसी में वादा किया था, भारत के विदेश मंत्री ने, कि हम टेक्निकल मिशन है उसको दूतावास में अपग्रेड करेंगे। एक ओआरएस, इसका इशू काफ़ी लंबे समय से न्यूज़पेपर में आ रहा था, तो आज मुझे लगा कि कवर कर लेना चाहिए। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, ये ओआरएस सामान्यतः डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दिया जाता है। ओआरएस गोल आपने सबने यूज़ किया होगा कभी न कभी। तो जो फसाई है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने एक आदेश जारी किया था कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह बनाती हैं, वो ओआरएस के नाम पर अपने ऐसे उत्पाद बेच रही है जिसमें चीनी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। ओआरएस लेबल सिर्फ वही जो प्रतिष्ठान लगाएगा, वही कंपनी लगा सकती है जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानकों को लागू करती है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो ओआरएस के फॉर्मुलेशन की आड़ में ज़्यादा शुगर वाली ड्रिंक्स बनाती हैं और बेचती हैं, और फसाई ने उन पर रोक लगा दी थी। और वो कंपनी पहुंच गई कहाँ पर, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कंपनी जिसका नाम ही ORSL है, आप देख सकते हैं कितना स्मार्टली इन्होंने खेला है, कंपनी का नाम भी है ORSL, उसको फसाई ने रोक लगाई। लेकिन हाई कोर्ट ने बोला कोई बात नहीं, अपना स्टॉक बेच दो। तो ये कंसर्न का इशू है कि जो हाई शुगर कंटेमिनेशन है, यही मधुमेह और लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, उसको बढ़ावा दे रहा है। अब FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, देखो अभी भी ओआरएस वाले मुद्दे पे कोई एडिटोरियल आया नहीं है, तो आज और कल में आने की संभावना है। काबुल के बारे में हमने बात की थी, अफगानिस्तान लगातार 3 से 4 दिनों में न्यूज़ में हम लगातार बात कर रहे हैं, तो आपको इसका मैप बहुत अच्छे से देखना है। पीछे की क्लासेज में हमने डूरन लाइन के साथ अफगानिस्तान का मैप करवाया था, तो आप वहाँ पे देखें। और एक मज़ार शरीफ करके एक शहर है, शरीफ करके, उसको यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा भी था कि कहाँ पर है, तो अफगानिस्तान में है। तो अफगानिस्तान की कुछ लोकेशन है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। FATF वीक, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक संस्थान है और इसका हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर है। पेरिस के अंदर OECD का हेडक्वार्टर है। OECD एक संस्था है जो विकसित देशों की है, भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन भारत FATF का सदस्य है। और OECD के हेडक्वार्टर में ही इसका FATF का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे वीक चल रहा है इसका। तो उम्मीद ये है कि आतंकवाद के जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उस पर वहाँ पे डिस्कशन हो सकता है। तो इस पर ध्यान रखना है, क्योंकि फ्यूचर में इस पर एडिटोरियल भी आएंगे तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप ये होमवर्क में ये कर सकते हैं कि FATF क्या, इसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लें इंटरनेट से, सिंपल गूगल पे सर्च करके, ताकि आपको इन फ्यूचर जब एडिटोरियल वगैरह पे हम बातचीत करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आए। बात करें संपादकीय की, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो सीज फायर है वो भी पक्का नहीं है। इस पर हमने कल ही बात कर ली थी, कल के वीडियो में लास्ट में हमने बात की थी कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो सीज फायर है वो स्थायी नहीं है, वो एक तरह का अस्थायी है।
कितने भी दावे हो जाएं स्थायी के, वो स्थायी नहीं है, क्योंकि अभी भी उनको आईएसआई के चीफ की चाय है वो पाकिस्तान को पड़ रही है भारी, क्योंकि पाकिस्तान ये मानता है कि तालिबान 20 साल तक उसका जो पाकिस्तान ने उसको सहयोग किया उसका ऋण चुकाए, और पाकिस्तान की जो सेना है वो तालिबान को एक संप्रभु ताकत भी नहीं मानती है। और वहीं जो पाकिस्तान का गुस्सा तब और बढ़ गया जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत आए और भारत तक अफगानिस्तान की संप्रभु पहुंच बनी, वो भी पाकिस्तान के लिए एक चुनौती बनकर उभरी। और इंटरेस्टिंग बात यह भी कि इस आर्टिकल में ये चर्चा थी कि पाकिस्तान बोल रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यानी पाकिस्तान भारत के अंदर सीमा पर आतंकवाद फैला रहा है और पाकिस्तान ये बोल रहा है कि भाई अफगानिस्तान से उसकी सीमा पर आतंकवाद फैल रहा है। तो जैसे को तैसा ये हो रहा पाकिस्तान के साथ, मतलब जैसा जिसने बोया वैसा ही होगा उसके साथ। अगर आपने बबूल बोया तो आम कहाँ से मिलेगा, आपको झेलना तो पड़ेगा ही। लेकिन मोटा मोटी इसका निष्कर्ष यही था कि अफगानिस्तान में शांति इतनी जल्दी से स्थापित नहीं हो सकती। अब हम आगे देखते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है उसकी एक रिपोर्ट है, उसमें ये कि भारत में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है TFR है वो 1.9 हो गया है। ये काफ़ी चिंता का विषय है। और TFR पे 2025 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था। हमें ध्यान रखना है कि बहुत सारे कंट्रीज़ है उसमें TFR कम हो रहा है तो वो संकेत होता है कि भविष्य में है जो एजिंग पॉपुलेशन है, यानी जो बुजुर्ग लोग हैं, एजिंग आबादी है वो बढ़ने वाली है। और इंटरेस्टिंग बात है, एजिंग आबादी पे भी क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर। तो ये जो कुछ ऐसे इश्यू होते हैं जो ग्लोबल कॉमन यानी पूरे विश्व को बिना किसी प्रभाव के प्रभावित करते हैं, यानी बिना किसी लाग लपेट के, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। TFR कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ वगैरह होनी चाहिए। तो ये इश्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक सिल्वर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, आपने सुना होगा सिल्वर इकोनॉमी। वो भी जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको अर्थव्यवस्था में एक तरह से एक्टिव रोल दिया जाए, उसको सिल्वर इकोनॉमी कहा जाता है। और TFR वही टोटल फर्टिलिटी रेट, ये एक औसत आयु होती है 15 से 49 उम्र की जो महिलाएं होती हैं वो अपने जीवन में औसत कितने बच्चों को पैदा करती है, एवरेज निकाला जाता है, उसी को TFR कहते हैं। एक होता है रिप्लेसमेंट रेट, उसको ये माना जाता है कि उसके अनुसार वो रिप्लेसमेंट ये बोलता है कि TFR न्यूनतम 2.1 होना चाहिए। अगर 2.1 TFR रहेगा तब किसी देश की आबादी है वो स्थिर रहेगी। अगर किसी देश में TFR है वो 1.9 हो रहा है, इसका मतलब आने वाले समय में भविष्य में उसकी जो जनसंख्या है उसमें कमी दर्ज होगी। 2.1 है तो जनसंख्या स्थिर रहेगी, और 2.1 से ज़्यादा है तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। इसी के साथ आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। आप PDF के लिए हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और साथ ही आप वीडियो के लिए यूट्यूब से और अन्य सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हैं। और आप किसी टॉपिक पर, विशेष टॉपिक पर चर्चा चाहते हैं तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, हम उस पर जल्दी ही वीडियो बना के डाल देंगे। थैंक यू।